हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह ACE 1925 से संबंधित है उसी तरह बताना है BDF क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो अप्रोच हमारा क्या होता है करने का कि जो रेशियो में दो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो रेशियो में दो संख्याएं होती हैं, यहाँ पर रेशियो में दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक तो क्या है ACE, एक क्या है अल्फ़ाबेट का पेयर है, और 1925 एक संख्या है। यानी रेशियो की दो संख्याएं यही तो है ना। हम ये देखते हैं कि जो रेशियो में दो संख्याएं हमको दी गई हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो में हम देखेंगे तो दो संख्याएं यहाँ भी है, लेकिन एक संख्या जो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है वही तो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो रेशियो में दो संख्याएं दी गई हैं वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, उनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, सेम लॉजिक सेम संबंध को हम लोग BDF और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो हमें ये देखना होता है कि जो रेशियो की दो संख्याएं हैं वो कैसे कोरिलेटेड हैं। सेम रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्वेश्चन मार्क और क्या संख्या में लगा करके अपना आंसर लाते हैं। अब याद आपको होगा, देखिए ACE को इन्होंने क्या बोल रहा है कि 1925 से संबंधित है। आपको याद एक बात मेरा होगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर अल्फाबेट के पेयर को किसी संख्या से कोड किया गया हो, ध्यान से सुनिए, यानी किसी अल्फाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया गया है तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, केवल प्लेस वैल्यू का गेम होता है। यानी हम प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। या तो हुआ क्या होगा, उस अल्फाबेट के पेयर के प्लेस वैल्यू का सम होगा, या तो अल्फाबेट के पेयर के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोड किया गया होगा, या तो यही बात होगी, या तो अल्फाबेट के पेयर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर है क्यों किया गया होगा। यानी जो रास्ता हमारा होगा ना वो अल्फाबेट के पेयर के प्लेस वैल्यू से ही हम आगे निकलेंगे। तो सिंपल आपको पता चल गया कि मैं बोल रहा हूँ भाई प्लेस वैल्यू से आपको जाना है। ठीक है, तो आप कुछ ना करिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे और अल्फाबेट हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, उनका प्लेस वैल्यू लिखिए। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और C का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 3 होता है, और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 5 होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भाई यहाँ तो 1 9 25 दिया है ना, 1 3 5 तो दिया नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे दिख रहा है भाई, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं, है ना, और 3 का स्क्वायर कर दूं, है ना, और 5 का स्क्वायर कर दूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 3 का 9, और 5 का क्या 25। यही तो दिया है ना 1925। यानी इसने किया क्या है कि ACE के प्लेस वैल्यू का क्या किया है, स्क्वायर करके कोड किया है। तो सेम हम लोग BDF में करेंगे। लेकिन भाई एग्जाम में इतना ये सब लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको स्पष्ट दिखना चाहिए कि भाई BDF के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां करेंगे कैसे, तो B का प्लेस वैल्यू 2 होता है ना, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत कई लोगों की होगी। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 16। F का प्लेस वैल्यू 6 होता है, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। यानी कि BDF को किस प्रकार कोड किया जाएगा, तो 4 16 36 के रूप में कोड किया जाएगा BDF को। और 4 16 36 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, क्या है, 5 15 45 135 क्वेश्चन मार्क 1235 और 3645, है ना। सीरीज का प्रश्न है, और सीरीज का जब भी आपको प्रश्न मिले ना तो कुछ भी आप लोग मत करिए। 1-2 बातें होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1-2 बातों को हर क्वेश्चन में ध्यान दे। कई दफ़ा अगर हम लोग सिंपल नज़र में क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल नज़र में, जब मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल नज़र में देखने का प्रयास किया, है ना, क्योंकि इतना याद रखिए, चाहे वो मैथ का सवाल हो चाहे रीजनिंग का सवाल हो, अगर आपसे 25 या 30 या 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो सभी प्रश्न मुश्किल नहीं होते हैं डियर। उसमें से अगर 50 प्रश्न पूछा गया है तो अधिक से अधिक मुश्किल आपके 8 से 10 ही क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन लल्लू होते हैं, उनको हर कोई करता है ना। तो ध्यान से अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो मुझे दिख रहा है भाई अगर 5 से 15 हो रहा है
तो या तो मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा, या तो 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई 5 में कर दूंगा तो 15 आएगा कि नहीं। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आगे भी मैंने देखा भाई कि 15 से 45 हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे करना क्या पड़ेगा कि 15 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 45 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगली बार भी मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई 45 से 135 लिख रहा है, तो 45 में पुनः मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 135 आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर बार 3 का मल्टीप्लाई मैं किया हूं, तो अगली बार भी क्या हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 का मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब 135 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 405 आएगा, है ना। अब हर बार 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो अगली बार 405 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 1215। करिए, 3 पचे 15, 3 चौको 12, आ रहा है ना 1215। पुनः अगली बार भी क्या हुआ होगा, 1215 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3645 आएगा, जो आ रहा है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 405 आ जाएगा। और हो क्या रहा है कि पहली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करने पर दूसरी संख्या बन रही है, और पुनः दूसरी संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करने पर तीसरी, और यही प्रक्रिया चल रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 405, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का जो टॉपिक होता है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे आपका चाहे स्टेट एग्जाम हो, एक प्रश्न बन जाता है। अगर मैं फिगर काउंटिंग की बात करूं तो जो ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वह आपका त्रिभुज काउंटिंग से। 3 ही तरह के फिगर काउंटिंग के प्रश्न आते हैं, या तो आपसे वर्ग काउंट करवाया जाएगा, या तो आपसे आयत काउंट करवाया जाएगा, या तो आपसे त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा आपका त्रिभुज से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहां वर्ग से पूछा गया है, तो सिंपल हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, ठीक है। हमारा अप्रोच क्या होता है करने का, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई आपको डायग्राम आकृति मिले तो सबसे पहले उस डायग्राम को एनालाइज करिए। मैंने इस डायग्राम को एनालाइज किया। देखिए पहला तो सिंपल तरीका ये होता है कि भाई जो आपको स्पष्ट क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, आप उसको काउंट कर लो। उसके बाद पूरे फिगर को एनालाइज करो कि कॉम्प्लेक्स कोई वर्ग दिख रहा है क्या, उसको काउंट करो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैं बोलता हूं भाई, थोड़ा सा अपना क्या करिए, दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय वो नहीं रहा है कंपटीशन का जिस दौर में आप थोड़ा सा सोच करके काम अपना चला लेंगे। थोड़ा सा दिमाग है तो उसको यूज करिए, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यूज करिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि मैंने इस फिगर को देखा तो मुझे एक चीज़ दिखा। क्या दिखा आप लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगा भाई कि देखिए हमको क्या दिखा कि एक ऐसी डायग्राम जो है ना मुझे कई जगह दिख रही है। कैसी डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम मुझे कई जगह दिख रहा है। ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ दिख रहा है। अगर मैं इस डायग्राम, इतने डायग्राम की बात करूं तो मुझे एक ऐसा डायग्राम यहां दिख रहा है। ध्यान से समझिए, मैं बहुत अच्छी बात बताने आपको जा रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जरूरी ये नहीं है कि आप कैसे आंसर ला देते हैं, जरूरी ये है कि आप कितना जल्दी आंसर लाते हैं, कितना आपका तरीका जो है एकदम सरल है, कम समय में होने वाला है। आपको इस तरह का आकृति एक यहां भी मिल रहा है कि नहीं, एक तो यहां मिल रहा है, और दूसरा कहां मिल रहा है मैं बता रहा हूं। दूसरा कहां मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपको एक यहां मिल रहा है। अगर दूसरा जो मैं बात करूं इस तरह की आकृति, तो आपको यहां मिल रहा है। कहां पे, एक बड़ा वाला ले लीजिए, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। यहां मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप लोग बोलेंगे हाँ, देखिए मिल रहा है। और एक ऐसा और आकृति आपको कहां मिल रहा है, तो ये भी देख लीजिए, एक यहां मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है कि नहीं। आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये तो सिंपल सी बात है, मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं, इसमें बड़ी क्या बात है। तो वही मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने 3 ऐसा डायग्राम देखा जो इस प्रकार की है, इस आकृति में, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से समझिए, अगर मैं क्या कर दूं कि मैं पता कर लूं भाई कि इसमें कितने आपके वर्ग हैं, तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि टोटल इसमें कितने हैं, है कि नहीं। और कोई बड़ी बात तो है नहीं। और फिर थोड़ा सा कोशिश ये कर लेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं आपको है कि जिसको हम 2 बार या छोड़ रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कि कितने आपके क्या है, वर्ग हैं। अगर मैं सिंपल बोलूं तो यहाँ पे एक वर्ग है, यहाँ 2, यहाँ 3, एक 4 और एक बड़ा वाला ये 5। यानी इस आकृति में 5 आपके वर्ग हैं कि नहीं, 5 हैं कि नहीं, बिल्कुल है। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, जब 5 उसमें है तो मैं बोला भाई बड़े वाले में 5 हो जाएंगे, ध्यान से समझिए, इसमें भी 5 हो जाएंगे और इसमें भी 5 हो जाएंगे। तो होना कितना चाहिए, 15। लेकिन ध्यान दीजिएगा 15
15 होना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ है कि जो ये वाला एक है, ये वाला एक वर्ग जो है ना, इसमें मैंने काउंट कर लिया है, इस वाले में मैंने काउंट इसको किया है कि नहीं? बिल्कुल किया है। आप लोग बोलेंगे तो -1 इसमें से करना पड़ेगा। और जो ये वाला वर्ग है ना, ये वाला, इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने बड़े वाले में भी काउंट किया है। इसको मैं 2 बार काउंट किया हूं, है ना। इस वाले को मैंने क्या किया है, बड़े वाले में भी काउंट किया हूं और इसमें भी काउंट किया हूं। तो यहां से भी 1 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो -1 यहां से कर दीजिए। तो 15 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जो एक शब्द है वो विषम है, यानी 3 शब्द क्या है, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, क्या शब्द हैं? ऑप्शन ए में है क्या, एक्सेल, बी में कीनोट, सी में पावर पॉइंट और डी में वर्ड। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। 4 ऑप्शंस में जो शब्द दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से एक डिफरेंट कौन सा है। तो ऐसा जब प्रश्न आता है तो थोड़ा सा ध्यान दे करके शब्दों को पढ़िए। जब ध्यान दे के शब्दों को आप पढ़ेंगे, मैंने जब पढ़ा तो मुझे क्या दिखा भाई कि यहाँ एक्सेल है ऑप्शन ए में, पावर पॉइंट है, जिसके जिसके पास लैपटॉप होगा, ठीक है, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड से क्या होगा, परिचित होगा। वर्ड से क्या होगा, परिचित होगा। अब तो लैपटॉप मेरे ख्याल से जो लोग भी तैयारी करते हैं, मस्ट है, सबके पास होना चाहिए। क्यों? एसएससी की तैयारी करते हैं तो भाई उसमें टाइपिंग है ना। तो टाइपिंग के लिए क्या है, आपको चाहिए। और सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए तो मॉक लगाना है तो मॉक तो मान लीजिए मोबाइल में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम वाला फील लेना है तो लैपटॉप में देंगे तो बेस्ट रहेगा कि वो माउस वगैरह लगा करके। ठीक है, तो लैपटॉप तो मैंडेटरी है, सबके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो नए लैपटॉप तो थोड़े महंगे पड़ेंगे। अगर नए लैपटॉप सस्ते भी लेते हैं, बिल्कुल कोर i3 लेंगे तो आपको पड़ जाएगा 27-28 हज़ार से आसपास से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर आप लोग नया नहीं ले पाते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप लोग पुराना ले लीजिए। पुराना 12-14 हज़ार में आपको मिल जाएगा। जरूरी है, देखिए जरूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि समय के अनुसार अपने आप को वो साधन अपने पास होना चाहिए। तैयारी करने तो जरूरी है ना। और नहीं है तो फिर आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो जिसके पास अगर लैपटॉप होगा उनको पता होगा भाई एक्सेल उसमें होता है, पावर पॉइंट होता है और वर्ड होता है। ये तीनों क्या हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम हैं। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं, तो प्रोग्राम है। ये तीनों आपके माइक्रोसॉफ्ट के, यानी कि क्या है, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के। ये तीनों क्या है, प्रोग्राम है। लेकिन कीनोट जो है ना, आपका कीनोट जो है ना, ये क्या एक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक है। क्या आपका है, ये कीनोट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो तीनों जो आपका ए, बी और सी हैं, ए, बी और डी हैं, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोग्राम है, इसलिए ये तीनों एक जैसे हैं। और कीनोट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपका विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कीनोट। क्योंकि 3 जो है बाकी माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोग्राम है, और जो आपका बी कीनोट है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, यानी डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बोन को F15 R5 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में नोच को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि बोन को लिखते वक्त इन्होंने लेटर का तो प्रयोग किया ही है, अंक का भी प्रयोग किया है कि नहीं। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भाई कि जब भी अल्फाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया गया हो, देखिए जैसे बोन में 2 जगह तो ऐसा है ना कि इसको 15 और 5 से कोड किया है, बाकी F और R 2 आपके अक्षर है ना। तो अभी मैंने ऊपर बोला था भाई कि जब भी आपको अल्फाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया गया होगा तो वहाँ प्लेस वैल्यू का गेम होगा। तो इतना तो क्लियर है भाई कि बोन को जब मैं इस तरह कोड करूंगा F15 R5 के रूप में, तो हम प्लेस वैल्यू का भी यूज करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं ध्यान दूं, मैं बोल रहा हूं भाई बी को एफ से कोड किया गया होगा, ठीक है, एन को किससे, आर से कोड किया गया होगा, है ना, और ओ को 15 से, ई को 5 से। तो बी को एफ कैसे लिख सकता है भाई, कुछ भी नहीं। अगर मैं बी से एफ मुझे जाना होगा तो मैं बी में 4 जोड़ दूंगा, तो बी सी डी ई एफ पे मैं पहुंच जाऊंगा ना। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर बात सही बोल रहे हो, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझिए। ठीक है, लिख दे रहे हैं बी ओ एन ई है ना, ठीक है, बी ओ एन ई, इसको ये लिख रहे हैं एफ
15, उसके बाद R, उसके बाद क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं भाई अगर B से आपको F जाना है तो उंगली पर गिनिए B C D E F। अगर मैं +4 ऐड कर दूं B के प्लेस वैल्यू में तो हम F पे पहुंच जाएंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं O की बात करूं तो भाई O को आप 15 कैसे लिख सकते हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई O का प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो 15 होता है। तो O के प्लेस वैल्यू को सीधा लिखा है। मैं बोल रहा था ना कि प्लेस वैल्यू का गेम होता ही है ना। अब देखिए n को r लिख रहा है तो n से हम r कैसे जा सकते हैं? तो n में क्या कर दें, n में 4 ऐड कर दें, n के प्लेस वैल्यू में 4 आगे चलें, n o p q r, यानी यहां भी मैं +4 कर दूं n के प्लेस वैल्यू में तो हम किस पे आ जाएंगे? तो आपका r पे आ जाएंगे, है ना। पुनः e से 5, e को क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है। तो 5 कैसे लिख सकते हैं e को? तो e का मैं प्लेस वैल्यू आपसे पूछा तो आप लोग बोले सर 5 ही होता है। तो इन्होंने यहां भी क्या किया है, e के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। यानी हुआ कुछ भी नहीं है, जो इनिशियल का पहला लेटर है और जो तीसरा लेटर है उसके प्लेस वैल्यू में 4 बढ़ा के लिखा गया है, और जो बाकी दूसरा और चौथा जो लेटर है उसके प्लेस वैल्यू को क्या किया है, कोड किया गया है। तो सेम हम लोग नोज में कर लेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है, देखिए बोन में 4 अक्षर हैं और नोज में भी 4 अक्षर हैं, तो यहाँ टेंशन वाली कोनो बात नहीं है भाई। बी को +4 किया था, उसके बाद यहाँ ओ को क्या किया था, प्लेस वैल्यू लिखा था, एस को यहाँ भी करेंगे +4 और क्या करेंगे, ई का क्या कर देंगे तो प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो सिंपल, वहां भी 4 था यहाँ भी 4 था, तो प्रक्रिया सेम हम लगा देंगे, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं। अब सवाल उठता है कि इतना लिखेंगे क्या? इतना लिखना नहीं है। एग्जाम देते वक्त, मॉक देते वक्त इतना लिखना बिल्कुल नहीं है ना। डायरेक्ट इसको हम लोग कैसे करेंगे? अब हमें पता चल गया है कि पहले वाले लेटर में क्या करेंगे, +4 करेंगे। तो n के प्लेस वैल्यू में मैं क्या कर देता हूं, +4 करूंगा, तो यहां पे क्या आएगा 18 r हो जाएगा। o का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 15 होता है, यहां 15 आ जाएगा। s का प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 23 आएगा। और 23 किसका प्लेस वैल्यू होता है, w का, और e का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5। यानी कि हम किस प्रकार इसको लिखेंगे, तो अपना लिखेंगे R15W5। किस ऑप्शन में दिया गया है, R15W5। तो ऑप्शन ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, और डी में R15VW5। भी को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका टाइपिंग एरर है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा R15W5। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि शब्द कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, पूछा जाता है, एसएससी ऐसा एक प्रश्न पूछती है। जैसे बोला जा रहा है ना, जो कैटेगरी में शब्द, कैटेगरी में जो आपके क्या दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर, भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए अब सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में क्या व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित करना ये होता है कि अगर मैं बोलूं आपको ए है, बी है, सी है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में व्यवस्थित करिए, तो ये होगा भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये कहाँ पे आता है, तो सबसे पहले आता है। तो जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में इसको व्यवस्थित BAC को करूंगा तो सबसे पहले ए को रखूंगा। उसके बाद ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, बी आता है या सी आता है, तो बोलेंगे सर बी आता है, तो बी को रखेंगे, उसके बाद सी को। तो यही मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम का मतलब ये हो जाता है कि जो अक्षर पहले आता है उसको पहले रखिए, उसके बाद वाले अक्षर को बाद में रखिए, है ना। तो इसी तरह कैटेगरी जो दिया है ना, इसके क्या करेंगे, कैटेगरी के क्या करेंगे, तो हम लोग अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं CATEGORY। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब देखिए मैं आपसे पूछूं, अब देखिए ध्यान से देखिए कि इन कैटेगरी में जो अक्षर हैं सबसे पहले कौन आता है, तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे पहले इसमें ए आता है, तो ए लिख लीजिएगा, है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, तो बोलिएगा सर सी आता है ना। उसके बाद क्या आता है, ठीक है, तो ए आता है, सी आता है, उसके बाद क्या आता है, तो ई आता है, और ई के बाद क्या आता है, तो जी आता है। देखिए जी यहाँ है, जी आता है, और जी के बाद क्या आता है, तो आप लोग बोलेंगे कि ओ आता है, और ओ के बाद क्या आता है,
तो आर आता है, और आर के बाद क्या आता है, तो टी आता है, और टी के बाद वाई। देखिए सारे अक्षर को मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब ये पूछ रहा है ना कि मान लीजिए कैटेगरी में सी का स्थान तो पहला था, लेकिन सी का स्थान यहाँ आ गया है दूसरे पर, तो हमसे ये पूछ रहा है ना कि कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, यानी कैटेगरी में जो इनका स्थान है, जैसे सी का स्थान 1 है, ए का 2 है, टी का 3 है, ई का कितना है 4 है, जी का 5, ओ का 6, आर का 7, 8, यानी कि मान लीजिए ओ का स्थान 6 है, तो यहाँ इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ भी इसका स्थान 6 होना चाहिए। 6 होने के लिए ओ को ओ के नीचे होना चाहिए था, है ना। तो देख लेते हैं सी क्या है, सी के स्थान पे ए आ गया है, बिल्कुल क्या है, स्थान क्या है, अपरिवर्तित नहीं है। ए के जगह सी आया है, टी की जगह ई आया है, ई के जगह जी यहाँ भी नहीं है, जी की जगह ओ, ओ की जगह आर, आर की जगह टी। एक ही हमारा वाई ऐसा अक्षर है जिसका स्थान कैटेगरी में भी 8वां था और इसमें भी 8वां है, यानी एक ही ऐसा अक्षर है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित है, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, यानी एक ऐसा अक्षर अपना है जिसका स्थान क्या है, अपरिवर्तित है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया है, जिस तरह पायल टखना से संबंधित है उसी तरह बताना है कंगन किससे संबंधित होगा। सेम आपका ऊपर वाला पहला नंबर सवाल है। मैं बोला था कि जो भी रेशियो में दो शब्द दिए गए होते हैं ना, उनको हम देखते हैं कि भाई कैसे संबंधित हैं। जैसे रेशियो के दो शब्द यहाँ क्या क्या हैं आपके, पायल और टखना। तो पायल और टखना में देखेंगे भाई कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, कैसे संबंधित है। सेम संबंध को हम लोग कंगन और क्वेश्चन मार्क में लगा करके आंसर लाएंगे, ठीक है। तो लड़कियों को तो भाई पता होगा, थोड़ा लड़के भी क्या है, लड़कों को भी पता होना चाहिए, ठीक है। लड़कियों को तो बिल्कुल पता होगा कि पायल जो होता है ना उसको हम कहाँ पहनते हैं, टखना में। पायल को कहाँ पहना जाता है, टखना, ठीक है। तो हमारा पहना जाता है, पहले वाला जो शब्द है पहना जाता है, पायल पहना जाता है कहाँ पर, तो टखना में पहना जाता है, टखना में। उसी तरह जो कंगन होता है उसको कहाँ पहना जाता है, कंगन को कहाँ पहना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे कहाँ, तो कलाई में पहना जाता है। यानी जो हाथ की कलाई होती है ना उसको वहाँ पे कहाँ पहना जाता है, वहाँ पे कंगन को पहना जाता है। यानी जिस तरह पायल को हम टखने में पहनते हैं उसी तरह कंगन को हम कान में पहनते हैं, नहीं कमर में, नहीं गर्दन में, नहीं तो कलाई में। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस तरह पायल को टखने में पहनते हैं उसी तरह कंगन को कलाई में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस गई पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी। जब सीमा घर से निकलती है तो उसका मुख किस दिशा में है। देखिए प्रश्न तो डायरेक्शन का है लेकिन थोड़ा प्रश्न घुमाया है ना। प्रश्न क्या है, घुमाया है। देखिए घुमाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे घुमाने वाले प्रश्नों को भी ध्यान दीजिएगा कि जब आपसे घुमाए इस तरह का प्रश्न है ना, तो हम कैसे करते हैं। देखिए जरूरी नहीं होता है कि किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त आप शुरू से ही करिए। कई दफ़ा आप जब फंस जाते हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि लास्ट अंतिम से शुरू करें, यानी लास्ट से शुरू कर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। पहली बात कि डायरेक्शन का प्रश्न है तो आपको बेसिक सी एक बात होती है जो सबको पता होना चाहिए, है ना। ऊपर नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट पूरब होता है, इधर आपका वेस्ट पश्चिम होता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बात है, सबको पता होगा, है ना। अब यहाँ सवाल ये उठता है, बोला है कि सीमा अपने ऑफिस गई, जब वह ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर था। मतलब लास्ट पोजीशन को दिखा रहा है और हमसे शुरू का पूछ रहा है कि जब घर से ऑफिस के लिए निकली थी तो उसका मुख किस दिशा में था। जब हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं तो हमसे तो क्या करता है, इनिशियल से चलाता है और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करता है, यानी प्रारंभ से चलाना स्टार्ट करता है और लास्ट यानी जहां पहुंचता है वहां के बारे में हमसे कुछ बात करता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई लास्ट का ही पहले बात बोल दिया है और हमसे इनिशियल का पूछ रहा है। तो हमसे इनिशियल का जब पूछ रहा है भाई हम नीचे से ही चलना शुरू कर दें, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऊपर से इसको सॉल्व नहीं करूँगा। और आप लोग भी याद रखिए कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको नीचे से सॉल्व करिए, ठीक है। कैसे नीचे से सॉल्व करिए, देखिए बोला क्या था, बोला है कि घर से निकलने के बाद 2 बार बाएं मुड़ी थी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले दाएं मुड़ी थी। यानी इतना तो क्लियर है कि जब ऑफिस पहुंची थी तो 1 बार दाएं मुड़ी थी पहुंचने से पहले, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला कि ऑफिस गई
जब वह ऑफिस गई तो ऑफिस पहुंची तो उसका मुख दक्षिण की तरफ था। यानी जब ऑफिस पहुंची होगी ऐसे तो उसका मुख दक्षिण की तरफ था, ऐसे रहा होगा, नीचे नीचे साउथ है तो रहा होगा दक्षिण की तरफ। लेकिन जब ये दक्षिण की तरफ पहुंची थी ऑफिस, उसके पहले वह क्या की थी, तो एक बार दाएं मुड़ी थी। भाई बोला है ना कि ऑफिस पहुंचने के लिए घर से निकलने के बाद वह 2 बार बाएं मुड़ी थी तथा फिर ऑफिस पहुंचने से पहले, यानी इसका ये जो दक्षिण दिशा में मुड़ी होगी ना, है ना, मुख हुआ होगा ना, उसके पहले एक बार यहाँ दाएं मुड़ी होगी। तो मान लेते हैं यहाँ दाएं मुड़ी होगी तो यहाँ दाएं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ आई होगी इधर से, ठीक है, इधर से आई होगी ऐसे और दाएं मुड़ी होगी ना, यानी कुछ हमारा इस तरह का यहाँ तक डायग्राम बन गया। अब बोला था कि 2 बार बाएं मुड़ी थी तो यहाँ पे है तो बाएं मुड़ी होगी, यानी यहाँ कहाँ से चली होगी कि बाएं मुड़ी होगी, तो आप लोग बोलेंगे ऊपर से चली होगी। भाई ऊपर से ऐसे चल के आएगी तभी तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी, तो आपका इधर जाएगी ना, है ना। एक बार और इसको बाएं मुड़ना था, ठीक है, तो ऐसे आ रही थी तो बाएं इसका किधर मुड़ी होगी, ऐसे रही होगी, है ना, ऐसे रही होगी, तभी तो यहां से ऐसे चली होगी तो बाएं मुड़ी होगी तो नीचे आई होगी, पुनः बाएं मुड़ी होगी तो इधर आई होगी और पुनः एक बार दाएं मुड़ी होगी तो नीचे आई होगी, ठीक है। तो ऐसे चल रही थी, ठीक है ना। अब यही हमसे पूछा था, 2 बार बाएं मुड़ा दिया, एक बार दाएं मुड़ा दिया, है ना। अब देखिए यही हमसे क्या पूछ रहा है कि जब सीमा घर से निकली तो उसका मुख किस दिशा में था। भाई ऐसे ही तो निकल रही है ना, मान लीजिए उसका एक घर हो गया, ये क्या हो गया, घर हो गया, घर से ऐसे ही तो निकल रही है ना, ऐसे। तो इधर कौन सा दिशा है, इधर कौन सा दिशा है, इधर आपका कौन सा दिशा है, तो पश्चिम है, अभी मैं बताया था। यानी उसका जब घर से निकली थी तो उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ था, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया है, पिता, चाचा और आंटी, इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो ध्यान से मैंने क्या किया, पहले एक बार पढ़ा, पिता है, चाचा है, आंटी है। तो मैं अगर पिता और चाचा की बात करूं तो आप बोलेंगे सर पिता और चाचा में कोई संबंध निकाल पाएंगे हम लोग, तो हम बोलेंगे हाँ यार, कुछ पिता ऐसे होंगे वो किसी के चाचा भी होंगे और कुछ चाचा ऐसे होंगे कि भाई वो किसी के पिता भी होंगे। यानी सिंपल सी बात है, हम जब डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे तो एक बार देखेंगे कि क्या कोई जो 2-3 शब्द दिए गए हैं आपस में किसी प्रकार से कोरिलेटेड हैं क्या। अगर मैं यहीं पर चाचा और आंटी की बात कर दूँ तो मैं बोलूँगा सर चाचा और आंटी में कोई संबंध है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं है, अब ये मत बोलिएगा कि चाचा की औरत को आंटी बोलते हैं, चाची, ऐसा नहीं, ठीक है। और पिता और आंटी में कोई संबंध है तो आप बोलिएगा नहीं यार, पिता मेल है और आंटी फीमेल है। तो सिंपल डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पिता को बना दिया, ये क्या हो गया, आपके पिता हो गए। तो यहाँ होगा क्या, कुछ पिता क्या होंगे, चाचा होंगे कि नहीं, अभी मैं बोला कुछ पिता चाचा होंगे। अब देखिए कई लोगों को डाउट होता होगा भाई कि कैसे कुछ पिता चाचा हो सकता है, भाई पिता तो पिता होगा, चाचा कैसे हो सकता है। तो ध्यान से एक मेरी सिंपल बात समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे जो पिता, आपके जो पिताजी होंगे भाई, वो किसी के लिए चाचा तो होंगे ना, बात समझिए, किसी के लिए भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे पिता एक ही भाई हैं, बात समझिए। तो कुछ पिता ऐसे भी होंगे जिनके ब्रदर 1-2 होंगे तो उनके लड़के तो उनको चाचा बोलेंगे ना, और कुछ चाचा ऐसे होंगे भाई जिनको क्या बोलेंगे, उनके क्या बोलेंगे, कुछ चाचा ऐसे होंगे वो किसी न किसी के पिता तो होंगे ना, है ना। ऐसे तो है नहीं कि सारे चाचा रड़ुए होंगे यानी शादी नहीं किए होंगे। तो इस तरह से हम कुछ रिलेशन निकालते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो याद रखिएगा पिता और चाचा का रिलेशन कैसे बनता है, कुछ पिता चाचा होते हैं। और आंटी का इनमें कोई रिलेशन दोनों से नहीं है, तो आंटी को मैं क्या करता हूं, अलग इनको ब्रैकेट में डाल के पैक करता हूं। ऐसे भी आंटी लोग क्या होती हैं, अलग रहना पसंद करती हैं, तो आंटी को मैं क्या करता हूं, साइड में लगाता हूं। तो हमारा इस तरह से कुछ प्रकार का डायग्राम बनेगा और इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मिरर इमेज का सवाल है। देखिए एसएससी सीएचएसएल 8/8/23 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ, एमटीएस का एग्जाम हुआ, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिरर इमेज से पूछा गया है। एसएससी पूछती है एक प्रश्न, फेवरेट उसका क्वेश्चन होता है, ठीक है। करने का सिंपल तरीका क्या होता है, सिंपल क्या बोल क्या क्वेश्चन रहा है कि भाई ये जो डायग्राम दिया है ना, अगर इसके नीचे मैं एक मिरर लगा दूंगा तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो नीचे मिरर इमेज बनेगा इसका। और कैसा बनेगा
तो सिंपल आप लोग क्या करिए, ऑप्शन से जाइए, बनाइए मत, ऑप्शन से जाइए। जाहिर सी बात है कि जब ये नीचे आएगा तो पी कुछ इस प्रकार से इधर बनेगा, राइट में बनेगा कि नहीं, पी इस तरह से बनेगा, बी के जैसा बनेगा कि नहीं। तो अब ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन में देखिए कि क्या पी ऐसे है, ए में नहीं है, बी में है क्या, नहीं है, सी में है क्या, हाँ पी है, लेकिन डी में एच आ रहा है, एच आ रहा है तो डी भी नहीं हुआ, तो केवल हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंपली। अब थोड़ा आप इसको देख भी सकते हैं भाई कि जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो पी तो कुछ ऐसे बनेगा, एल पलटी मार लेगा ऐसे बनेगा, ई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच भी ऐसे ही रहेगा, तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम इसका यानी मिरर इमेज आएगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी जब भी अगर मिरर इमेज का सवाल मिले तो ऑप्शन से जाइए, निपटाइए और आगे निकलिए, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए सवाल तो ये बहुत लल्लू है, बहुत आसान सवाल है, एसएससी पूछती है, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह के सवालों को कठिन मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि कई लोग अगर आप किसी और से भी पढ़े होंगे तो सिंपली वो लोग क्या बताते हैं, ये जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। बोल रहा है कि जो इक्वेशन दिया है ना, इस इक्वेशन के किस साइन को, यानी कि ऑप्शन ए माइनस गुणे साइन को बदलने पर इक्वेशन संतुष्ट होगा, या ऑप्शन बी के प्लस और गुणे को बदलने पर संतुष्ट होगा, या सी के प्लस और भाग्य को बदलने पर संतुष्ट होगा, या डी के माइनस और प्लस के बदलने पर संतुष्ट होगा। तो कई लोग ये बताते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन से देख लो कि कौन सा ऑप्शन का साइन बदलने पर सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग भी एग्री होंगे, सिंपल। लेकिन मैं ऐसी एक बात बताऊंगा जिससे आपको, आप इसको 2 सेकंड में बिना सॉल्व किए आप इसको हल करेंगे, बिना सॉल्व किए, ठीक है। इस तरह के सभी प्रश्नों को नहीं, लेकिन कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं बिना सॉल्व किए, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग भी एग्री होंगे मेरी बात से कि भाई ऑप्शन से चले जाओ, ऑप्शन ए के साइन को इंटरचेंज कर लेते हैं, माइनस और गुणे को सेटिस्फाई किया तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर बी किया प्लस और गुणे तो बी हो जाएगा, अगर सी को चेक किया, सी नहीं हुआ तो डी को चेक कर लेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या यह है भाई, मान लीजिए आपका दिन खराब हो, एग्जाम में चले गए, अपने ऑप्शन ए को चेक किया, ठीक है, नहीं हुआ, बी को चेक किया नहीं हुआ, 15 सेकंड ए भी खा गया, सी को चेक किया नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश डी हुआ, तो क्या कीजिएगा आप, ठीक है, क्या कीजिएगा बताइए। आपका समय तो चला गया ना, 40-45 सेकंड चला गया ना, जो कि एकदम लल्लू सवाल था। तो मैं कह रहा हूं भाई कि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग, मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की आपसे बात नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा दिमाग लगा, इस इक्वेशन को मैं घूर घूर के देखा, तो मुझे दिखा भाई, अगर ध्यान दिया, मैं भाग्य दिया है 4/5, तो भाई 4 जो है ना 5 से कटेगा ही नहीं, यानी ये पूरा जो मैटर होगा ना, ये पॉइंट में आने लगेगा, है ना। और यहाँ इक्वल टू के बाद क्या है, तो एक परफेक्ट नंबर दिया है। तो भाई इतना तो क्लियर है कि डिवीजन हमको चेंज करना पड़ेगा, डिवीजन ऐसे जगह रखना पड़ेगा जहां पर दोनों संख्याएं क्या हो, एक दूसरे को काट दें। भाई बात समझ पा रहे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। भाई अगर मैं 4 और भाग्य 5 को, मैं भाग्य को नहीं छेड़ूंगा तो कटेगा ही नहीं, 4 से 5 यहां पे नहीं कटेगा ना, तो पॉइंट में हमारा रिजल्ट आने लगेगा। यहाँ परफेक्ट नंबर दिया है, तो मैंने तो बोल दिया भाई कि भाग्य को मैं चेंज करूंगा ही, और भाग्य को चेंज करूंगा तो कहाँ भाग्य को रख सकता हूँ, क्या मैं गुणे की जगह रख सकता हूँ क्या। अगर गुणे की जगह भाग्य रखूंगा यहाँ पे तो भी 5 नहीं कटेगा 2 से, अगर यहाँ माइनस की जगह भाग्य को रखूंगा तो भी 3-4 से नहीं कटेगा। तो मेरे पास केवल एक ही प्लेस है प्लस का, अगर प्लस की जगह मैं भाग्य कर दूंगा तो एक काट देगा 9 को, यानी हमको पता चल गया कि भाग्य और प्लस को चेंज करेंगे, और भाग्य और प्लस किस ऑप्शन में है, तो केवल ऑप्शन 1 में, सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको सॉल्व भी नहीं करना है, राइट आंसर आ गया बिल्कुल। चेक भी कर सकते हैं कि गुरु सही बोल रहा है कि झूठो ऐसे ही भावकाल बना रहा है, चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, सी के 9 भाग्य क्या हो गया आपका 3 और -4, ठीक है, और +5 × 2 = 9, ठीक है, ओके। तो 9 से कितनी बार में, 3, 4 -4 +5 दूना 10, ठीक है, 10 3 13, कितना हो गया, 10 3 13, और 13 -4 कर देंगे तो 9 आ गया ना, 9 = 9, ठीक है। तो आप इसको आसानी से करके निकल गए। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि ऑप्शन सी होगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक बार चेक भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं होती है ना, आसानी से आपको देख करके पता चल जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी क्वेश्चनों में दिमाग लगाने का प्रयास करिए, है ना, क्योंकि सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं जिनको आपको 1 मिनट देना होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बात समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कथन क्या दिया गया है, नदियां पूजनी हैं, सभी देवता पूजनी हैं, और निष्कर्ष है। देखिए सिलॉक्स का प्रश्न है, और सिलॉक्स का जो टॉपिक होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि सिलॉक्स ऐसा टॉपिक है जहां से एक प्रश्न पूछता ही है। एक प्रश्न एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम, एक प्रश्न आना ही है, कंफर्म होता है ना। इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही। अप्रोच क्या होता है, जब भी आपको अगर सिलॉक्स के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है तो अप्रोच क्या होना चाहिए। सिंपल अप्रोच ये होता है कि जो कथन दिया गया होता है ना, जैसे यहाँ पर कथन दिया गया है नदियाँ पूजनी हैं, सभी देवता पूजनी हैं, इनसे हम कथन से एक डायग्राम बनाते हैं, और उसी डायग्राम के आधार पर जो निष्कर्ष होता है ना, उसको देखते हैं कि निष्कर्ष क्या डायग्राम के आधार पर सही हो सकता है क्या। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो हम लोग भी बना लेते हैं कथन से क्या, डायग्राम। कथन से डायग्राम बनाते हैं, नदियां पूजनी है, क्या है, नदियां पूजनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, और सभी देवता पूजनी है। तो नदियां के लिए मैं क्या करूंगा, एन से क्या बनाऊंगा, नदी। पूरा नदियां मत लिखिएगा, नहीं तो इज्जत क्या होगी, जिंदगी झंड हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। एन से नदियां शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। बोला है कि नदियां क्या है, पूजनी है, तो बना लेते हैं नदियां क्या है, पूजनी। और ये क्या है, बड़ा सर्कल, पी से पूजनी। नदियां क्या है, पूजनी, और सभी जो देवता है ना वो भी क्या है, पूजनी। और देवता को मैं डी से डिनोट करता हूं, सभी देवता भी पूजनी है, यानी देवता को भी मैं पूजनी वाले सर्कल के अंदर रखूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। और अब डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष देखते हैं। पहला क्या दिया है, सभी नदियां देवता है। जो ये सभी नदियां हैं ये देवता है, भाई नहीं, देवता और नदी में कोई संबंध ही नहीं है। यहाँ पे सभी देखिए, नदियां और देवता वाला जो सर्कल है क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग सर्किल है। यानी पहला तो गलत बोल रहा है निष्कर्ष, दूसरा क्या बोल रहा है, सभी देवता नदियां हैं। सभी जो देवता हैं ये नदियां, भाई कहाँ ने सभी देवता नदियां हैं। देवता का सर्कल बिल्कुल अलग एकदम साइड लिया है, नदिया का भी सर्कल लिया है, न इंटरसेक्ट कर रहा है, न उसके बीच में है, अंदर है ना। तो दूसरा भी गलत बोल रहा है, यानी कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।